Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss some SQL commands. So let's start. So this is command number 17, delete command of SQL. तो डिलीट कमांड के बारे में पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था. डिलीट के थ्रू अगर हमें डेटा डिलीट करना है तो हम डेटा डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से किसी भी टेबल का, और डेटा डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू भी. लेकिन ड्रॉप और डिलीट में एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि ड्रॉप DDL स्टेटमेंट है, जबकि डिलीट स्टेटमेंट आपका बेसिकली DML को बिलोंग करता है. तो ड्रॉप में डेटा डिलीट तो होगा ही, साथ में आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी आपका डिलीट हो जाता है. लेकिन डिलीट में सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है. इसमें स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये बेसिकली डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में, पहली बात. दूसरी बात यह है कि ड्रॉप और डिलीट के अंदर हम डिलीट के थ्रू अगर हम डेटा डिलीट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्टेन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं. तो वहाँ वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं. अब वेयर क्लॉज तो हमने सेलेक्ट के साथ भी यूज़ किया था, वेयर क्लॉज हमने अपडेट के साथ भी यूज़ किया था, और वेयर क्लॉज हम डिलीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. तो वेयर क्लॉज बेसिकली सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट के साथ यूज़ होता है. तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन भी है, द एसक्यूएल डिलीट क्वेरी इज़ यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल. तो टेबल का जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. यू कैन यूज़ वेयर क्लॉज विद डिलीट क्वेरी टू डिलीट सेलेक्टेड रोज, अदरवाइज ऑल द रिकॉर्ड्स वुड बी डिलीटेड. अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे डिलीट के साथ तो होगा ये कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे. सिंटेक्स ऑलरेडी दे रखा है आपका, देख पा रहे होंगे आप. तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है. डिलीट लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल नेम, और उसके बाद अगर कंडीशन है तो कंडीशन लगाएंगे, और अगर कंडीशन नहीं है उस केस में आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे. और सिर्फ हम इतना ही पार्ट लिखें तो याद रखिएगा कि सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे टेबल के, ठीक है. और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, उस केस में एंड और से कंडीशन को सेपरेट कर सकते हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड और ऑपरेटर, तो वो उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे वो करते हैं. चलिए देखते हैं सेकंड केस. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, और एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID इज इक्वल टू 6, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ उस कस्टमर की डिटेल या रिकॉर्ड शो नहीं होगा. शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका होगा इस कमांड के बाद, इस क्वेरी के बाद. वो जिसकी ID 6 है, तो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर्स यहाँ पर टेबल का नेम है. वेयर ID इज इक्वल टू 6, ये कंडीशन ID इज इक्वल टू 6. तो ID इज इक्वल टू 6 कस्टमर की डिटेल कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी टेबल से. और जब हम आउटपुट देखेंगे सेलेक्ट कमांड के थ्रू तो फिर हमें ये आउटपुट दिखाई देगा. देखिए यहाँ पर 6 ID का कोई कस्टमर नहीं है. क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे डिलीट कर चुके हैं, ठीक है. तो ये आपका डेटा था. कस्टमर टेबल का हमने पिछली बार बनाई थी कस्टमर टेबल, आप दोबारा से कस्टमर टेबल को बना सकते हैं. एक्चुअली डिलीट टेबल कमांड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. तो यहाँ थोड़ा सा इसका रिवीजन था, और इससे रिलेटेड एक और कमांड बतानी थी, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है. चलिए आगे देखते हैं. सिर्फ आप इतना लिखें डिलीट फ्रॉम कस्टमर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि कस्टमर टेबल के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे. टेबल डिलीट नहीं होगी, सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे इसके, ठीक है. ड्रॉप में क्या था, टेबल ही डिलीट हो जाती है. उसके बाद आप डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करके टेबल के कंटेंट को देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख नहीं सकते. लेकिन डिलीट में ऐसा नहीं होता. डिलीट में सिर्फ डेटा डिलीट होता है, टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है इसमें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट है ट्रंकेट टेबल कमांड या ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट. देखिए अगर आप टेबल का डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, टेबल को डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप ट्रंकेट टेबल को यूज़ कर सकते हैं. ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. यूज़ करना बहुत आसान है. देखिए ट्रंकेट, उसके बाद ट्रंकेट टेबल, ये दोनों कीवर्ड लिखने पड़ेंगे आपको. उसके बाद आपको टेबल का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो जो भी आप टेबल का नेम लिखेंगे उस टेबल के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, पहली बार. अब आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी डिलीट और इसमें. आप कहेंगे इसमें और डिलीट में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें आपका वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता, डिलीट में वेयर क्लॉज यूज़ होता है. डिलीट के साथ वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें ना करना चाहें वो हमारी चॉइस है कि उस पर कंडीशन है तो हम करेंगे, कंडीशन नहीं हो तो हम नहीं करेंगे, सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे.
उस केस में डिलीट ट्रंकेट टेबल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन ट्रंकेट टेबल के साथ तो वेयर क्लॉज यूज़ ही नहीं होता, यूज़ भी नहीं करते हम, होता ही नहीं है इसके साथ। तो ट्रंकेट टेबल का तो ये है कि अगर हमको सभी रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो सीधा हम ट्रंकेट टेबल कमांड के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के साथ हमें वेयर क्लॉज का यूज़, अगर हम पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके वो कर सकते हैं, नहीं करना है तो हम डिलीट कमांड के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट टेबल में। सेकंड एक और डिफरेंस है, ट्रंकेट टेबल के थ्रू आप देखेंगे जब कभी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रंकेट टेबल डिलीट के कंपैरिजन में कहीं कम टाइम लेता है आपका रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में। डिलीट के थ्रू टेबल को डिलीट करना में थोड़ा सा आपका इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा आपका, ठीक है। वो इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, वो आउट ऑफ द सिलेबस है आपके। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है ट्रंकेट टेबल और डिलीट में कि डिलीट के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, कंप्लीटली टेबल के डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। पर ट्रंकेट टेबल में ऐसा नहीं है, हम टेबल को डेटा को कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं ट्रंकेट टेबल के साथ। इसके साथ कोई वेयर क्लॉज नहीं लगता है, इसलिए हम एक तरीके से कहें कि हम सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट में। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे आता है आपका एग्रीगेट फंक्शंस। तो अभी एग्रीगेट फंक्शंस आपको पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर, क्योंकि हमको सीखना है यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। और ग्रुप बाय पढ़ने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ होते हैं, इसलिए एग्रीगेट फंक्शंस आपको पहले पता होने चाहिए। इनको एग्रीगेट फंक्शंस क्यों बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब ये है कि वैल्यूज़ को ये एग्रीगेट करते हैं, ठीक है, और एक सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक एग्रीगेट फंक्शन है मिन, फंक्शन की ये पहचान है कि इसके आगे पैरेंथेसिस का साइन होगा, ठीक है। और ये आपके पास पहले से कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ दे रखी होंगी, उनमें से आपको ये पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिन फंक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता लगाना है कि 1357 में मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे मिन, ठीक है, और इसको 1,3,5,7 ये लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, इसके अंदर ये वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पर याद रखिएगा ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये कभी अपने आप ये इसको आप इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के को आपको साथ लेना होगा, इसके साथ ही लिखा जाता है इनको। अलग से मिन आप लिखेंगे और वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सेलेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। अब सेलेक्ट के साथ यूज़ होंगे तो टेबल भी यूज़ होगी, अब इसमें तो कोई टेबल नहीं है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल होती है ड्यूल, ठीक है, सिस्टम की टेबल होती है। तो हम वहाँ पर सेलेक्ट मिन कॉलम नेम की जगह वैल्यूज़ लिख देंगे, फ्रॉम ड्यूल लिख देंगे। फ्रॉम ड्यूल नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑटोमेटिकली वो कंसीडर कर लेता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये तो बात थी। तो इसको बात यहाँ पर ये चल रही थी, इसको एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोला जाता है। एग्रीगेट फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ली, जैसे आपने ली यहाँ पर 1357, और आपने इस पर एक कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिला जो आपकी एक सिंगल वैल्यू थी, ठीक है, सिंगल वैल्यू मिली। जैसे इसमें इस केस में आंसर आएगा 1, तो इसीलिए इनको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है। तो रिजल्ट हमेशा एक इसमें एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में रहता है एग्रीगेट फंक्शंस में, और डिफरेंट वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है जब कभी हम एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर वैल्यूज़ को पास करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा जो होगा एक सिंगल वैल्यू होगा, तो इसलिए इनको एग्रीगेट बोला जाता है। तो कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। एग्रीगेट फंक्शन है मिन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, और एक होता है एवीजी, एवरेज निकालने के लिए। तो ये सभी आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सभी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ये तो कॉमन कैलकुलेशन की बात थी, उसके लिए हमको ये करना नहीं होता, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैंने। मोस्टली केसेस में तो ये होता है कि टेबल के अंदर पर्टिकुलर किसी कॉलम में हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कोई टेबल कस्टमर है तो उसमें हमें ये पता करना है कि मिनिमम सैलरी क्या है, या हमको एक टेबल के अंदर पता करना है मिनिमम मार्क्स क्या हैं स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पर ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए इसका सिंटेक्स देख लीजिए पहले आप, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स से समझ में आएगा आपको। लिखा जाता है सेलेक्ट के बाद कॉलम का नेम, जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको मिन फंक्शन पर काम करना है तो आपको लिखना पड़ेगा मिन, और एज ए कॉलम
एज ए पैरामीटर वैल्यू आपको एक कॉलम पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आप कॉलम पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एज ए पैरामीटर वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद फ्रॉम, जिस टेबल से वो कॉलम बिलोंग करता है उस टेबल का नेम, और अगर कंडीशन है तो फिर वेयर क्लॉज। कंडीशन है तो, कंडीशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो ही जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक टेबल लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये टेबल है, और इस टेबल के अंदर ये रोल नंबर, ये नेम और मार्क्स, ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अभी आपको करना ये है कि हम उनको मिनिमम मार्क्स निकालने हैं इसमें स्टूडेंट्स के, और मिनिमम मार्क्स ऐसे निकालने हैं जहाँ मार्क्स 80 से ज़्यादा हों, सिर्फ उनमें उसमें मिनिमम निकालना है हमको। तो 80 से कम हो, सॉरी 80 से कम हो, लेस देन 80 हो, ये देखिए कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। तो कमांड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, मिन को मेंशन करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, देन आफ्टर मिन, कॉलम नेम हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। फ्रॉम, टेबल नेम हो जाएगा STU_REC, वेयर के साथ कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्या आ जाएगी, मार्क्स इज़ लेस देन 80। तो उस केस में 80 से लेस देन मार्क्स वाली कंडीशन में सिर्फ ये रिकॉर्ड ही सेलेक्ट होंगे, और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे 72, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर अगर ये ज़्यादा ये लिखा होता मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, ठीक है। लेकिन चलिए, जैसे आप कमांड लिखेंगे आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताना मैं यहाँ पर ये चाह रहा था आपको सिर्फ कि मिन फंक्शन के थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप कॉलम में नहीं निकालना चाह रहे, सेट ऑफ वैल्यूज़ पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो वैल्यूज़ पास कर दीजिए एज अ पैरामीटर वैल्यू, तो उसमें भी आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम हमेशा सेलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। मिन को फंक्शन को कभी आप इंडिविजुअल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन है, सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं इसको। जैसे इसमें लिखा है सेलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम STU_REC, STU_REC टेबल का नेम है। उसके बाद कंडीशन है तो कंडीशन लगा दीजिए, जो भी कंडीशन होगी वटेवर उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, और कोई रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट नहीं होता तो नल दिखाएगा। तो ये नहीं है कि ये कंडीशन ऐसा क्यों है, या हमने मार्क्स लेस देन 80 क्यों ले लिया, ग्रेटर देन 80 क्यों नहीं लिया, इसका क्या सेंस है। मैं बात सेंस की नहीं हो रही यहाँ पर, एक सिंटैक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन फुलफिल होगी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मार्क्स निकल के आएंगे। तो ये हो गया, आपको ये समझ में आ चुका होगा आई थिंक, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं मैक्स की। तो मैक्स जस्ट अपोजिट है मिन का, मैक्स से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें सेम ही है मिन की तरह, मतलब इसमें भी सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, इसमें भी सेलेक्ट के साथ ही इसको मैक्स को यूज़ करेंगे। कंडीशन होगी तो वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, कंडीशन नहीं होगी तो नहीं यूज़ करेंगे। जैसे इसी में अगर मुझे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 80 उसमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो रिकॉर्ड तो इस केस में देखिए यही हुआ ना, ये 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे और इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी 79, तो 79 आंसर आएगा। अभी ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, कॉलम पास कर दिया हमने इसके अंदर मार्क्स एज ए पैरामीटर, फ्रॉम, टेबल नेम हो गया STU_REC, वेयर के साथ कंडीशन लिख दी हमने, वेयर मार्क्स इज लेस देन 80, तो आंसर क्या आ जाएगा 79। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा मैक्स और मिन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हैं और उसमें से आपको मिन या मैक्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट के बाद स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, और जो भी वैल्यूज़ हैं, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 1 3 5, ये 3 वैल्यूज़ पास कर दी, कॉलम में पास नहीं कर रहा है यहाँ पर, मैं सेट ऑफ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फ्रॉम लिखेंगे, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होती है, ड्यूल होती है, नहीं लिखेंगे तो भी आपका शो करेगा, लिख देंगे तो और अच्छा है, फ्रॉम ड्यूल।
कंडीशन है तो कंडीशन लिख दीजिए, अदरवाइज कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेमीकोलन। तो इनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस केस में 5। करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा कॉलम के साथ ही अप्लाई करना है, आपकी कोई कैलकुलेशन करनी है आप उस वहाँ भी ये यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ड्यूल ऑप्शनल है, आप माई एसक्यूएल में अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो अच्छा रहेगा, पता होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट टेबल होती है कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एसक्यूएल काउंट, एवरेज और सम फंक्शंस, तो ये भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो अभी आपने 2 को देखा, अब ये थर्ड है काउंट, इसके बाद है एवरेज, उसके बाद है सम। काउंट जैसा इसका नेम बता रहा है काउंट, तो टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए काउंट यूज़ करते हैं। एवीजी जो ये फंक्शन है एवरेज निकालने के लिए यूज़ होता है, और सम जैसा नेम बता रहा है इसका टोटल या सम निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स की जहाँ तक बात है तो सेम ही है जैसे बाकी का था, फ़र्क सिर्फ इतना है फंक्शन का नेम बदल जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी, वही सेलेक्ट रहेगा, वही फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन है, तो बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। तो काउंट का सिंटैक्स देखते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद लिखा हुआ काउंट, काउंट के बाद कॉलम का नेम लिखा हुआ है, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन। जैसे हमको ये पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से बिलो हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं हमको, ठीक है। अभी एग्जाम्पल थोड़ा आपको सही लग रहा होगा यहाँ पर। तो अभी देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट और हम लिखेंगे काउंट, और चूँकि मार्क्स का हमें मिनिमम पता करना, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स की एंट्री पता करनी, तो मार्क्स को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे इसमें फंक्शन में। फ्रॉम टेबल नेम हो जाएगा ST_REC, वेयर के साथ कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या हो जाएगी, मार्क्स लेस देन 80। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा उस केस में 2। ऐसे 2 ही स्टूडेंट हैं, आप जाके रिकॉर्ड में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओनली 2 स्टूडेंट्स है, तो आउटपुट 2 आ जाएगा इस केस में। तो ये दिखा भी रहा है इस तरीके से, आउटपुट 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये समझ में आ चुका होगा आई थिंक आपको। आगे बात करते हैं। ऐसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है, मान लीजिए आप ये पता करना चाह रहे हैं 80 स्टूडेंट से जितने 80 मार्क्स हैं, यहाँ पर देखिए कंडीशन वही सेम लेके चलते हैं। आपको ये पता करना है ST_रिकॉर्ड टेबल के अंदर, REC टेबल के अंदर कि ऐसे स्टूडेंट का आपको एवरेज मार्क्स चाहिए जिनके मार्क्स 80 से बिलो है। तो क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम ST_REC वेयर मार्क्स इज़ लेस देन 80, ठीक है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज। तो एवरेज निकल के आ जाएगा, देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी समझ में आ चुका होगा आपको अब तक, उम्मीद है। और ऐसे ही अगर सम निकालना चाहें, सम में देखिए इसमें हमने एग्जाम्पल दे रखा है, और एग्जाम्पल में क्या निकाला है, एग्जाम्पल में ये निकालना अगर आपको चाह रहे हैं कि 80% से जिनके मार्क्स कम है, ठीक है, उनके आप टोटल मार्क्स निकालना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो 80% से मार्क्स किसके कम है, 2 स्टूडेंट के, अमन और भारत के, एक है 72 और एक है 79। तो हम इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं, 72 और 79 कितना होता है आपका, वन 151, ठीक है, कितना होता है 151। तो कैसे निकालेंगे, अभी हम उसकी जगह फंक्शन यूज़ करेंगे सम। पिछली बार क्या यूज़ किया था हमने, AVG, तो एवरेज निकला था AVG फंक्शन को यूज़ करके। अभी हम सम लिखेंगे तो सम निकलेगा, तो हमने लिखा सेलेक्ट सम, पैरामीटर में पास कर दिया कॉलम नेम मार्क्स, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम हो गया ST_REC वेयर क्लॉज, उसके बाद कंडीशन मेंशन कर दी हमने, आंसर आ गया 151। तो ये था सम फंक्शन। आई होप अभी आपको ये एग्रीगेट फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो टोटल कितने एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, टोटल होते हैं आपके 5। कौन कौन से, एक तो होता है सम, अभी यूज़ किया हमने, सेकंड हो गया मिन, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, नेक्स्ट हो गया मैक्स, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए,
फिर हो गया आपका काउंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और काउंट के बाद लास्ट क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज निकालने के लिए। इन सभी में सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि इन सभी को सेलेक्ट के साथ यूज़ करना होता है और एज ए पैरामीटर वैल्यू कॉलम नेम पास करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सम, मिनिमम, मैक्सिमम या काउंट, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करते हैं या एवरेज फाइंड आउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यूज़ पर करना है तो उसके लिए टेबल, डिफ़ॉल्ट टेबल ड्यूल है आपकी, DUAL, याद रखिएगा। तो अभी हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखा। अभी चलिए आगे चलते हैं। SQL ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज क्यों यूज़ होता है, पहले इसको समझना होगा हमको। ग्रुप बाय क्लॉज क्या है ये भी समझना होगा। द SQL group by clause is used to collaborate with the select statement to arrange identical data into groups. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। सेकंड थिंग ये है कि ये आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करता है, ठीक है। नाम भी है इसका ग्रुप बाय, तो आइडेंटिकल डेटा का अगर हमको कोई ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, द ग्रुप बाय क्लॉज फॉलोड बाय follows the where clause in a select statement and precedes the order by clause if one is used. तो ग्रुप बाय को सेलेक्ट के साथ तो यूज़ करेंगे, पर सवाल ये है कि कहाँ यूज़ करेंगे। सेलेक्ट के बाद हम कॉलम नेम लिखते हैं, फ्रॉम के बाद फिर इसके बाद फ्रॉम लिखते हैं, फिर टेबल नेम लिखते हैं, और कंडीशन होती है तो वेयर लिखते हैं। जब इतना काम हो चुका होता है उसके बाद भी अगर हमको ग्रुप बनाना है तो उसके बाद हम ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, हम जानते हैं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑर्डर बाय हमेशा ग्रुप बाय के बाद आएगा, याद रखिएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर कंडीशन, देन ग्रुप बाय, और लास्ट में ऑर्डर बाय, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक टेबल है कस्टमर, इस बार थोड़ा सा कस्टमर टेबल को चेंज कर दिया मैंने, और चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे ग्रुप बनाना है, ठीक है। अभी ये देखिए आप, इसमें रमेश नेम 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, कौशल नेम 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, हार्दिक, कोमल और मुबीन ये ओनली 1 टाइम है यहाँ पर, सिंगल टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। और मुझे ये पता लगाना है यहाँ पर, देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, आप पहले उसको समझिए, करना क्या है इसके अंदर। मुझे ये पता लगाना है कि रमेश की टोटल सैलरी कितनी है। जब मैं कहूँगा रमेश की टोटल सैलरी कितनी, तो रमेश दोनों है, तो दोनों की सैलरी टोटल होके आ जाए। एक की मान लीजिए 2000 है, सेकंड की 1500 है, टोटल 3500 निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से कौशल की आ जाएगी, 2000 प्लस 6500 कितना निकल के आएगा, 8500, ओके। हार्दिक कोमल मुबीन, हार्दिक कोमल मुबीन नाम का कोई और कस्टमर नहीं है, तो उनकी सैलरी का टोटल करेंगे भी तो वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम ग्रुप किस बेस पर बनाएंगे, हम ग्रुप का जो बेस है वो है नेम, कॉलम नेम। हम नेम के बिहाफ पर ग्रुप बनाएंगे, हम नेम कॉलम को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बनाएंगे। और जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के साथ, ग्रुप बाय के साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी ग्रुप बाय यूज़ होगा तो उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज़ होगा। इसलिए मैंने आपको पहले एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ाया, फिर मैं आपको ग्रुप बाय बता रहा हूँ। और एग्रीगेट फंक्शन हम जानते ही हैं, 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो अभी इस केस में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होगा, इस केस में हमको करना क्या है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि हमें ग्रुप बनाना है नेम के बेसिस पर, और करना क्या है, हमें उनकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन, किस एग्रीगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एग्रीगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी सम की। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, हम देखिए ये लिखेंगे सेलेक्ट नेम। देखिए अब सेलेक्ट के साथ जो भी कॉलम नेम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे जैसे हम करते हैं। तो हम लिखेंगे सम और सैलरी, क्योंकि हमको सैलरी का सम चाहिए, तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लिया। उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम कस्टमर्स, और वेयर के साथ कोई कंडीशन है नहीं तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, होती तो हम पहले लिखते। उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप किस बेस पर बनाना है आपको, नेम के बेसिस पर।
तो नेम के बेसिस पर ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, और आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। ये इस टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये इसका एक्चुअली में आंसर नहीं है, याद रखिएगा, इसका एक्चुअली में आउटपुट नहीं है। आउटपुट इसका जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, रमेश लिखा हुआ आएगा और रमेश की सैलरी आ जाएगी यहाँ पर 3500, ठीक है, ये आ जाएगा, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आंसर में शो होगा, क्या शो होगा, कौशल की सैलरी 8500, तो सेकंड नंबर पे आएगा कौशल देखिए इसके अंदर मिसिंग है, ये इसका आंसर नहीं, मैं पहले ही बता दिया आपको। आप इसका आउटपुट लिखेंगे कौशल और कौशल की सैलरी हो जाएगी 8500, ठीक है। उसके बाद कौशल के बाद आएगा हार्दिक की सैलरी है 8500, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा हार्दिक के बाद आएगा आपका कोमल और कोमल के बाद मुबीन। हार्दिक के बाद कोमल आएगा फोर्थ नंबर पर और फिर मुबीन आएगा फिफ्थ नंबर पर। इस तरीके से डेटा शो होगा, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी कुछ, इसलिए मैंने आपको आउटपुट अलग से बताया। तो ये इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से। आप टेबल को बना के देख लीजिए, पहले इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए और फिर जो मैंने कमांड बताई है आपको, ये जो स्टेटमेंट ग्रुप बाई का स्टेटमेंट है इसको लिखिएगा, तो आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आएगा। करके देखिए एसक्यूएल पर, ठीक है। नहीं होता तो हम अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस और करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर शो होगा। अब बात करते हैं हैविंग क्लॉज की। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप पर भी कोई कंडीशन होती है, ठीक है, तो हम उस केस में उस कंडीशन को हैविंग क्लॉज के साथ मेंशन करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ग्रुप बाय के जस्ट आफ्टर हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं, उसके बीच में और कुछ स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि एक जनरल कंडीशन भी होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन हम वेयर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस कंडीशन को हम हैविंग के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, किस कंडीशन को हम वेयर के साथ यूज़ करेंगे, इसमें एक स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि जो वेयर कीवर्ड है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ नहीं होता। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर आपको यूज़ करना है तो हैविंग को ही यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि ग्रुप के साथ अगर कोई कंडीशन है तो वो हैविंग के साथ मेंशन होगी, और जो ग्रुप के साथ कंडीशन नहीं है, ग्रुप से अटैच कंडीशन नहीं है, तो वो फिर वेयर के साथ यूज़ होगी। वेयर ग्रुप बाई से पहले आएगा और हैविंग ग्रुप बाई के जस्ट आफ्टर आता है, और ऑर्डर वाइज सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। ये इसका हैविंग क्लॉज का इस तरीके से ये सिंटैक्स है। कहाँ किस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट आएगा, सबसे पहले सेलेक्ट कॉलम नेम्स, फिर फ्रॉम टेबल नेम, टेबल की रिगार्डिंग कोई जनरल कंडीशन है तो वो फिर वेयर के साथ, देन आफ्टर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बाई, ग्रुप पर कोई कंडीशन है तो वो हैविंग के साथ, और उसको फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करना है तो फिर वो ऑर्डर बाई के साथ। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, इसके अंदर हमको ये करना है कि हमको ग्रुप बनाना है कस्टमर्स का, किस बेसिस पर, एज के बेसिस पर, ठीक है। तो कस्टमर्स का बनाना है किस बेसिस पर, एज के बेसिस पर, और कंडीशन ये है ग्रुप की कि एज 26 से लेस देन होनी चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पर हैविंग एज लेस देन 26। तो ग्रुप से रिलेटेड कंडीशन थी, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा, हैविंग के साथ लिखा, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एज 25 है, 22 है, 23 है, 24 है, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट के बाद हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट, क्योंकि हमको काउंट करना है। क्या काउंट करना है हमने लिख दिया यहाँ पर आईडी एज ए पैरामीटर पास कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने भी होंगे वो काउंट हो जाएंगे। और क्या शो करना है हमको, एज शो करना है, तो हमने एज कॉलम को सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर टेबल को सेलेक्ट किया। उसके बाद ग्रुप बाई, किस पे यहाँ पर ग्रुप बनाया, एज पर। तो देखिए, तो सभी एज ग्रुप के जो पर्सन होंगे उनकी जो एज होगी वो एक बार यहाँ पर शो होगी, ज़रूर होगी। अब इसमें कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एज 25 है, तो कितना निकल के आ रहा है, 2। 22 एज के 1 है, 24 का 1 है और 23 का 1 है। तो इस तरीके से हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाई के साथ ही यूज़ होता है। जब कभी भी ग्रुप बाई के साथ कोई कंडीशन अटैच होती है तो वो हैविंग के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके थ्रू हम इसको रन करा के देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।